गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों के साथ पहली बार मुखातिब हो रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम बताने के लिए। तो सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि सूचना का अधिकार का कंसेप्ट कहां से आया और कब आया। पूरी दुनिया में सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले स्वीडन में आया। 1776 ईस्वी में स्वीडन पहला ऐसा देश था जहां सूचना के अधिकार को संवैधानिक मान्यता मिली। ठीक है। उसके बाद 1789 में फ्रांस में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रादुर्भाव हुआ। सर सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए सर। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार का कंसेप्ट स्वीडन में आया, उसके बाद फ्रांस में आया, उसके बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरे विश्व में सूचना के अधिकार को मान्यता दिया और सारी देशों से कहा कि भाई आप सब लोग सूचना के अधिकार को अपने देश में लागू कीजिए। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1966 में सूचना का अधिकार लागू किया गया। उसी तरह फिर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्रिटेन में लागू किया गया डे बाय डे। ब्रिटेन में आखिर में 2013 में ये लागू हुआ था। और अब हम लोगों के यहाँ भारत देश के किस परिदृश्य में यह सूचना का अधिकार लागू किया गया, इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में 1975 में एक केस फाइल किया गया उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण। सुप्रीम कोर्ट ये सूचना के अधिकार से ही संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये निर्णय दिया कि भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार हमारे संविधान के सेक्शन आर्टिकल 19(1) में शामिल है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में भी सूचना का अधिकार निहित है। उसी जजमेंट के बाद भारत में बहुत सारा सूचना के अधिकार से संबंधित आंदोलन भी हुए, बहुत सारे विचार किया गया, बहुत सारा प्रयास किया गया। उसमें 2002 में एक कानून आया भारत सरकार की तरफ से जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 की इतनी आलोचनाएं की गई कि उसको उसको निरस्त किया गया। उसके बाद विभिन्न संगठनों से, विभिन्न राजनेताओं से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से, बहुत सारे एनजीओ से, बहुत सारे अधिवक्ताओं से, जजों से सुझाव मांगा गया कि भाई सूचना के अधिकार से संबंधित कानून के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाया जाए। तो बहुत सारा जब सुझाव आ गया, उसके बाद में वर्ष 2005 में संसद से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पास किया गया। अब 2005 में जो आज का वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम है, अब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संसद से पास हुआ और यह लागू हुआ 2006 में। 12 अक्टूबर यह सूचना का अधिकार
12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू किया गया। अब सूचना के अधिकार अधिनियम का हम मुख्य कुछ उद्देश्य आपको बता देते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का सबसे पहला आदेश है कि सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध सूचनाएं एवं दस्तावेज को आसानी से नागरिकों को प्राप्त हो सके। दूसरा है कि सरकारी कार्यालयों में संपादित होने वाले किसी भी कार्य में खुलापन एवं पारदर्शिता हो। तीसरा है, हम लोगों को मालूम है कि जो चीज जितने गोपनीय होती है उसमें भ्रष्टाचार का चांस बहुत ज्यादा है। जिस चीज को जितना गुप्त कर रखा जाता है उसमें भ्रष्टाचार की चांस बहुत ज्यादा होती है। तो इस सूचना के अधिकार के नियम के अंतर्गत इस स्रोत को खत्म करने का भी, यह सरकारी कार्य में गोपनीयता को खत्म करने का भी एक प्रयास है। लाल फीताशाही आप लोग जानते ही हैं। लाल फीताशाही भी इस अधिकार, यह सूचना अधिकार अधिनियम आने से बहुत कम हुआ है, इसलिए कि आप कहीं भी किसी से भी कोई भी सूचना मांग सकती हैं। तीसरा है कि आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना। सर ये लाल फीताशाही क्या होता है? लाल फीताशाही क्या होता है? लाल फीताशाही अब सरकारी कार्यालय में जो होता है कि हम जब अफसर बन गए तो अब हमारे जो नागरिक हैं वो हमारे द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। जो हम कह रहे हैं वही कानून है। अच्छा, समझ गए? जी। अब इनका तीसरा उद्देश्य में आ जाइए, आम लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। किसी भी कोई योजना मान लीजिए चल रही है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप सर्वे का काम कर रहे हैं, हमारी जमीन पर आप सर्वे कर रहे हैं, आपने इंटेंशनली गलती से या किसी के दबाव में या किसी लालच में हमारे जमीन की जो प्लॉट है वो किसी दूसरे आदमी के नाम से दर्ज कर दे रहे हैं। हम आपसे तुरंत सूचना के अधिकार में मांग लेते हैं, साहब कि ये प्लॉट हमारा है, ये उसके नाम पर दर्ज है या मेरे नाम पर दर्ज है। आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि साहब ये जमीन जब अगर दूसरे के नाम पर दर्ज किए हैं तो हाँ साहब ये हम इनके नाम पर दर्ज किए हैं, तो उसको तो मिल गया रास्ता, वो तुरंत अपना कोर्ट में जाएगा कि साहब ये तो जमीन मेरी थी, इन्होंने ऐसे किया है। तो ये आम लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ जाती है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी होगी। उसके बाद में जवाबदेही भी सुनिश्चित होता है इससे। आप पूछिए जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होता है, ये भी सवाल उठता है। अब जवाबदेही, जैसे अभी हम आपको उदाहरण दिए कि जैसे ही उसने आपसे मांगा और आपने दिया कि हम इस जमीन का हमने उस आदमी के नाम से खाता खोल दिया है, तो जब उस आदमी के नाम से खाता खोल दिया निश्चित रूप से आपने गलत किया है। अब जब आप गलत किया है तो उसका जवाबदेही तो आप ही पर होगी ना। सर सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दो सर। सर अच्छा, अब चलिए अब इसको हम अब शुरू करते हैं। इस अधिनियम में कुछ शब्द हैं, हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं इसका डिटेल्स, उसके बाद में हम लोग उसके सेक्शन में चलेंगे कि कौन कौन सेक्शन में क्या क्या है या कैसे कैसे सारी चीज हम अभी बता दे रहे हैं आपको। सूचना कैसे मांगी जाएगी, सूचना कौन कौन सूचना ऐसी है जो नहीं दिया जाएगा, कौन कौन सूचना है जिसमें के अंश भाग को दिया जा सकता है, कौन सूचना है जिसका अंश भाग को नहीं दिया जा सकता है, किसको रिजेक्ट किया जा सकता है, किसको अलाउ किया जा सकता है। तो हम आपको कुछ इसका पहले
ये चीज बता देते हैं कि कौन कौन सूचना, ये सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया है। उसमें वो सूचना किसी को नहीं दिया जा सकता है। उसमें 18 ऐसे विभाग हैं जिनकी सूचना आम नागरिकों को नहीं दी जा सकती है। नंबर 1, आम सूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड, राजस्व सूचना निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक आम सूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वैमानिक अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, विशेष सेवा ब्यूरो, सीआईडी, अंडमान एवं निकोबार, अपराध शाखा, विशेष शाखा और लक्षद्वीप पुलिस। इस संबंध में ये सूचना अधिकार अधिनियम से इतनी चीज को बाहर रखा गया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आपको कि सूचना क्या है। ठीक है, सूचना ऐसी सामग्री या मटेरियल जो किसी भी रूप में, या जैसे अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञाप, ईमेल, मंतव्य, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रपट, कागजात, नमूना, मॉड्यूल, ये आप नमूना का सैंपल्स होता है, मॉड्यूल मतलब हो गया डाटा मटेरियल। किसी भी इलेक्ट्रिक रूप में किसी भी लोक पदाधिकार माने लोक सूचना पदाधिकारी के पास उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किसी निजी इकाई के पास उपलब्ध है जो किसी कानून के तहत लोक पदाधिकार को प्राप्त हो, वे सभी सूचना के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा उसका होता है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से मतलब ये हो कि जो उस लोक सूचना पदाधिकारी के अंतर्गत जो सूचना दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित नागरिक का अधिकार है वो निम्नलिखित है। बहुत सारे हैं, उसमें से हम कुछ आपको बता देते हैं। जैसे निर्माण कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार हर नागरिक को है। दस्तावेजों, अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण, प्रमाणिक प्रतिलिपि लेने का अधिकार भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है। सामग्री के प्रमाणिक नमूने लेने का भी अधिकार डिस्केट, कॉपी, फ्लॉपी, सीडी, वीडियो, कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में या प्रिंट आउट के माध्यम से कंप्यूटर या अन्य किसी युक्ति में रक्षित की गई सूचना को भी प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को है। ये हो गया आपका सूचना का अधिकार में क्या क्या चीज वो प्राप्त कर सकता है। अब है कि अभिलेख क्या है। अभिलेख में कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफीसे और प्रतिलिपि की प्रति, माइक्रोफिल्म में सन्निष्ठ प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन और किसी कंप्यूटर द्वारा या अन्य चीज में रक्षित
या उत्पादित कोई अन्य सामग्री अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। तीसरा शब्द है सक्षम पदाधिकार। सक्षम पदाधिकार वो व्यक्ति या वो संस्था होती है जिसको कानून बनाने का पावर है। जैसे लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। इसमें सूचना के अधिकार में एक तीसरा पक्ष होता है। इस तीसरा पक्ष को समझना आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि तीसरा पक्ष कौन होता है। तो मान लीजिए तीसरा पक्ष कि आप लोग एएसओ के पद पर किसी शिविर में कार्यरत हैं और कोई नागरिक एएसओ मुख्यालय से कहता है कि फलना शिविर में फलना मौजा का खाता खेसरा फलना का खाता किसके नाम से खोला गया है, इसकी सूचना हमको उपलब्ध कराइए। तो उसने जब एएसओ मुख्यालय से यह सूचना मांगा तो एएसओ मुख्यालय हो गया, जो सूचना मांगा वो हो गया पहला पक्ष, और जिसने एएसओ मुख्यालय जो हुआ वो दूसरा पक्ष हुआ। अब एएसओ मुख्यालय है वो उस शिविर से सूचना मांगेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, आप हमको इस संबंध में सूचना दीजिए। तो वो जो शिविर मुख्यालय का जो एएसओ है वो हो गए तीसरा पक्ष। ठीक है, तीसरा पक्ष जानना बहुत जरूरी है सूचना के अधिकार में। अब हम लोग चलते हैं सीधे कि लोक सूचना पदाधिकारी का दायित्व और कर्तव्य क्या क्या है। हम बहुत शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि लोक सूचना पदाधिकारी का कर्तव्य क्या क्या है। लोगों से आम सूचना संबंधित आवेदन प्राप्त करना, आवेदन प्राप्त कर उनको प्राप्ति रसीद प्रदान करना, गरीबी रेखा से ऊपर के आवेदकों से आवेदन शुल्क प्राप्त करना, उन्हें प्राप्ति रसीद देना। अगर आवेदक अनपढ़ है और वो सूचना मांगने आपके यहाँ आता है तो आप क्या कीजिएगा? तो वो जब अनपढ़ आवेदक है और आपसे सूचना मांग रहा है तो जो वो सूचना मांग रहा है आप स्वयं उसको सूचना फॉर्मेट में, हम आगे बताएंगे प्रपत्र का होता है, सूचना फॉर्मेट में उसको दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद पूरी कार्रवाई जैसे होती है वो सारी कार्रवाई आप करेंगे। यानी कि अनपढ़ व्यक्ति की सहायता आपको करना है। ये आपको सेक्शन 5(3) और 6(1)(b) में मिलेगा। लोक सूचना पदाधिकारी अपने एक सहायक लोक सूचना पदाधिकारी को नामित कर सकता है या करता है, और सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का काम है कि वो लोगों से आवेदन लेकर आपके समक्ष, माने लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। जब आप दूसरा है कि जब आवेदन प्राप्त होता है, आपको सूचना, कोई भी सूचना का आवेदन प्राप्त होता है तो जिस तिथि को आपने सूचना आवेदन प्राप्त किया है उसके 30 दिन के अंदर में उस व्यक्ति को जो उसने सूचना मांगी है वो सूचना आपको उपलब्ध कराना है। मान लीजिए कि आपके कार्यालय में वो सूचना नहीं है, या मान लीजिए कि किसी दूसरे ऑफिस के संबंध में है जिसको आप जानती हैं कि ये हमारे ऑफिस का
मामला नहीं है, ये किसी दूसरे ऑफिस का मामला है। तो आप उसके आवेदन को उस ऑफिस में ट्रांसफर करते हुए उस आवेदक को सूचना भेजिएगा कि साहब ये जो सूचना आपने मांगी है ये हमारे ऑफिस से संबंधित नहीं है, ये उस ऑफिस से संबंधित है, वहां पर आपका आवेदन ट्रांसफर कर दिया गया है, आप अब से वहां संपर्क कीजिएगा। क्लियर? तीसरी है कि अगर आवेदक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी सूचना या जीवन से संबंधित कोई सूचना मांगता है तो वो आपको 48 घंटे के अंदर में उपलब्ध कराना है। कौन है? ये परनीत गौरव जी। परनीत गौरव जी, अरे भाई सो रहे हैं आप? अरे जग जाइए भाई। ये धनंजय कुमार है ना? प्लीज आप लोग बैठकर क्लास अटेंड कीजिए। गुड आफ्टरनून आप लोग को। मैंने बहुत बार आप लोग को बोला हुआ है, आज फिर मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो सेशन रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आपके हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो देख रहे हैं। तो आप अपने आप को जैसा प्रेजेंट करिएगा वैसा आपका यहाँ इमेज बनेगा। तो प्लीज़ एक जो फॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग देने का होता है प्लीज़ आप लोग उसी में लें, एज अ कंफर्टेबल जोन में ना लें। मुझे पता है कि अभी 2:30 बजे का समय है, बहुत लोग को नींद आ रही होगी, लेकिन बट स्टिल ये एक ट्रेनिंग सेशन है और हमारे हायर अथॉरिटीज आपको वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज एक डिग्निटी मेंटेन करिए। ये मैं हमारे लिए ही बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लोक सूचना पदाधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्य में। तो किसी व्यक्ति द्वारा जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी सूचना आपसे मांगी जाएगी, उसमें आप 48 घंटे के अंदर में सूचना आप लोगों को दे देना। गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति है उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वो गरीबी रेखा में अप्लाई करता है और गरीबी रेखा में रहने का कोई प्रमाण नहीं देता है तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब कोई ऐसा सूचना मांगता है, हम लोग मैक्सिमम उसको 10 पेज तक सूचना, किसी भी व्यक्ति को जब सूचना मांगता है तो प्रपत्र क में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या नॉन जुडिशियल स्टैम्प या रसीद कटाता है तो 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है। अब 10 रुपये के शुल्क में हम उसको 10 पेज तक कोई भी सूचना उपलब्ध कराएंगे। और मान लीजिए कि वो सूचना मांगा है और हमारे पास 100 पेज में उसका सूचना आ रहा है, तो उस 100 पेज के सूचना के लिए हम लोग उसको सूचना देंगे कि साहब आपका ये 10 पेज से ज्यादा है, इसमें आपको इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा आप जमा कर दीजिए। तो 2 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से हम लोग उससे पैसा का डिमांड लिखित रूप से करते हैं। जिस दिन वो पैसा देगा, जिस दिन हम लोग पत्र निर्गत करते हैं और जिस दिन वो पैसा जमा करता है उतना दिन को ये 30 दिन में हम लोग माइनस कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए कि 30 तारीख को उसने हम आवेदन दिया, कोई सूचना मांगा, और हमने 5 तारीख को उसको चिट्ठी दिया कि साहब आपको 100 रुपया और एक्स्ट्रा जमा करना है, और वो जमा करता है हमको 20 तारीख को। तो 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, मतलब 15 दिन आपका उस 30 दिन में माइनस हो जाएगा। यानी कि जो 30 दिन में हमको सूचना देनी थी, वो ये 15 दिन प्लस होके 45 दिन के अंदर में आपको अब सूचना दे देनी। जितना दिन उसने आपके पत्र लिखने से और उसके पैसा जमा करने में लगेगा, वो 30 दिन प्लस उतना दिन होगा। अच्छा, सूचना वो जो भी मांगेगा उसमें उसको कारण बताना जरूरी नहीं है। जो भी सूचना मांगेगा उसमें उसको कारण बताना जरूरी नहीं है, और ना आप उस पर दबाव बना सकती हैं कि सूचना क्यों मांग रहा है। अब आवेदक द्वारा कुछ ऐसा भी आवेदक होता है तो कहता है कि एक निश्चित फॉर्म देता है कि इसी फॉर्म में हमको सूचना दीजिए। तो आपको यथासंभव कोशिश करना है कि उसी फॉर्म में सूचना हम उसको उपलब्ध कराएं। परंतु अगर वो संभव नहीं है तो आप किसी भी फॉर्म में उसको सूचना उपलब्ध आपको किसी भी फॉर्म में सूचना उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए तीसरे पक्ष की बात आती है। यदि आवेदक तीसरे पक्षकार के संबंध में सूचना मांगता है तो आप 5 दिन के अंदर में तीसरे पक्ष से मौखिक या लिखित दोनों रूप में सूचना मांग सकते हैं। सूचना मांगिएगा और उस तीसरे पक्ष को 10 दिन का मैक्सिमम समय दीजिएगा कि 10 दिन के अंदर आप हमको सूचना दे दीजिए। और जब वो 10 दिन के अंदर में आपको सूचना दे देता है तो आप 40 दिन के अंदर में, 30 दिन प्लस 10 दिन, 40 दिन के अंदर में आप उस व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करा देंगे। अब आता है कि सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या क्या है। अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि सूचना कैसे मांगेगा, आपको कैसे देना है। आवेदक आवेदन के साथ 10 रुपए के नगद बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, नॉन जुडिशियल या किसी माध्यम से या स्वयं पैसा जमा करके आपके पास प्रपत्र क में आवेदन देगा। पहले समझ लीजिए कि पूरे सूचना अधिकार अधिनियम में प्रपत्र क से प्रपत्र ज तक प्रपत्र हैं। तो पहला प्रपत्र क है जो आवेदन सूचना मांगेगा 10 रुपए के स्टैंप के साथ, और वो सूचना जो भी मांगेगा वो 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होगा। अगर 150 अगर 150 से ज्यादा शब्दों में होगा, 150 से ज्यादा शब्दों में सूचना मांगेगा। ये कौन है, इसको देखिए। ये है शिल्पी प्रिया। बोलिए। अरे शिल्पी प्रिया जी, आप क्या कर रही हैं भाई? ठीक है, ठीक है सर, मैं लिख रही हूँ उत्तर। अच्छा, हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आवेदक 10 रुपया शुल्क के साथ प्रपत्र क में आवेदन सूचना की मांग करेगा। प्रपत्र ख में आपको उसको रिसीविंग देना होगा। ठीक है। अब प्रपत्र ग में
लोक सूचना पदाधिकारी पर पत्र ग में जो लोक सूचना पदाधिकारी हैं वो उसको सूचना उपलब्ध कराएंगे। अब आज के जमाना में तो थोड़ा चेंज हुआ, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वो मांग सकता है, मेल से मांग सकता है। तो मेल से सूचना मांगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना मांगे, अगर वह 7 दिन के अंदर में अगर कोई सूचना मांगता है मेल से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, अगर वो 7 दिन के अंदर में शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका ये आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। अब दूसरी बात हुआ कि अगर 10 पेज से ज्यादा का सूचना हो तो कितना कितना शुल्क कैसे कैसे लिया जाएगा, या फ्लॉपी में सूचना देना हो तो, या सीडी में सूचना देना हो तो कितना कितना शुल्क लिया जाएगा। तो पहला है A3 और A4 साइज पेपर के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपया लिया जाएगा। दूसरा, बड़े आकार के पेपर A3 A4 साइज को छोड़कर जो उसका वास्तविक व्यय हो उतना पैसा लिया जाएगा, उतना शुल्क लिया जाएगा। सीडी, फ्लॉपी, टेप, कैसेट के लिए 25 रुपया प्रति कैसेट प्रति सीडी लिया जाएगा। और सूचना के अधिकार में एक चीज और है, निरीक्षण का अधिकार। बहुत सारे आवेदक ऐसा देंगे कि हम इस अभिलेख का निरीक्षण करेंगे, तो आप उनको निरीक्षण करने के लिए 1 घंटा में कोई शुल्क नहीं लेंगे और अपना अभिलेख उनको निरीक्षण हेतु दे देंगे। लेकिन 1 घंटा से अगर ज्यादा निरीक्षण करेंगे तो प्रति घंटा 5 रुपये शुल्क उनसे लिया जाएगा। निरीक्षण के समय वो अभिलेख से कोई भी चीज नोट कर सकते हैं, उसका अपना नोट बना सकते हैं, ये आपको देखना है। अब सैंपल और मॉडल के लिए शुल्क के रूप में वास्तविक व्यय की राशि ही देनी है। और कुल मिलाकर कि आवेदन प्राप्त होने के तिथि से 30 दिनों के अंदर आपको आवेदक को सूचना उपलब्ध करा देनी है। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो सेक्शन 8 और 9 में माना किया गया है कि ये सूचना नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई प्रपत्र 8 ये सेक्शन 8 या 9 में जो सूची है उससे संबंध में सूचना मांगता है तो प्रपत्र 6 में उसको अस्वीकार करते हुए उस आवेदक को आपको सूचना दे देनी है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए कि कोई सूचना पर पत्र क के फॉर्मेट में नहीं देता है तो सादा कागज पर भी उस प्रपत्र क में जितनी चीजें हैं, मेन चीजें हैं, उस चीज को उल्लेख करते हुए सूचना मांगता है तो आपको सूचना उपलब्ध करानी है। पहले भी हम आपको बताए थे कि अगर कोई सूचना आपसे मांगता है, आपके प्राधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो जिस प्राधिकार क्षेत्र में वो सूचना, जिस प्राधिकार क्षेत्र का वो सूचना है, उस प्राधिकार में या उस ऑफिस को, मानिए और प्राधिकार आप नहीं समझ रहे होंगे तो मान लीजिए कि आपके ऑफिस में उसने ये सूचना मांगी और वो सूचना आपके ऑफिस का नहीं किसी दूसरे ऑफिस का है, तो उस ऑफिस में आप उस सूचना को
5 दिन के अंदर में ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करते हुए आवेदक को सूचना देंगे कि ये सूचना हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है, ये उस कार्यालय से संबंधित है, आप वहां से आपको सूचना दी जाएगी। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए मान लीजिए 10 पैसे ज्यादा का ये सूचना होता है, कोई आवेदक सूचना मांगता है और वो 10 पेज से ज्यादा का होता है, 10 पेज से ज्यादा का होता है, तो उसमें आपको उसको आवेदक को सूचना देना है कि ये आपका इतना पेज का सूचना है, इसमें इतना पैसा आपको जमा करना है, और जितना जब वो जमा करेगा उस डेट से उतना दिन प्लस 30 दिन ये चीज होगा। तीसरा पक्ष के बारे में भी आपको बता दिए हैं कि तीसरा पक्ष से अगर संबंधित सूचना हो तो 5 दिन के अंदर में तीसरे पक्ष को आप मौखिक या लिखित सूचना मांग सकते हैं। तीसरा पक्ष 10 दिन के अंदर वो आपको सूचना दे देगा, आप आवेदक को 40 दिन के अंदर में उस सूचना को दे देंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन चीजें हैं जिसकी सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, जिसके संबंध में आपको पहले बताए थे कि सेक्शन 8 और 9 में ऐसी चीजें हैं जिसकी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। पहला, ऐसी सूचना जिसे भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, भारत की कूटनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ऐसी सूचना जिसको प्रकट करने के लिए किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य कोर्ट के द्वारा मना किया गया है। ऐसी सूचना जिससे संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो। वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक गोपनीयता, बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति या संस्था को हानि हो। किसी व्यक्ति को विश्वास के आधार पर उपलब्ध सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन सक्षम पदाधिकार अन्य देशों से प्राप्त गोपनीय सूचना, ऐसी सूचना जिसको मान लीजिए देने से किसी को जान के खतरा पड़ सकता हो। ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती है जिससे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने से या किसी अपराध के अनुसंधान करने में बाधा उत्पन्न हो। व्यक्तिगत सूचना किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी की व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 10 स्टाफ हैं और आपसे किसी ने सूचना मांगा कि अमुक स्टाफ का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस प्रकार की सूचना नहीं दे सकते हैं। सूचना का मतलब ये होता है कि जो आपके कार्यालय में इस रिकॉर्ड में या कंप्यूटर में या अन्य किसी चीज में जो अभिलेख है या जो कागजात है, सूचना हम उसी का देंगे।
ऐसी सूचना को भी हम उजागर नहीं कर सकते हैं जिसमें कॉपीराइट वगैरह का मामला का उल्लंघन हो। अब सूचना के अधिकार अधिनियम में होता है कि शिकायत, अपील, कॉस्ट। अब मान लीजिए कि आपने सूचना के अधिकार अधिनियम में 30 दिन के अंदर में सूचना उपलब्ध करा दिया या नहीं कराया, दोनों स्थिति में आवेदक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो 30 दिन के सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, या सूचना आपने नहीं दिया है तो 30 दिन के बाद वो प्रथम अपीलीय प्राधिकार, जो आपके ऊपर के पदाधिकारी, आप अगर एएसओ हैं तो आपके ऊपर के पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा कलेक्टर होते हैं, तो वो उनके यहाँ अपील कर सकता है। बंदोबस्त जो अपीलेट अथॉरिटी है, वो अपीलेट अथॉरिटी आपको नोटिस करके जब उनके यहाँ अपील फाइल होगी तो आपको भी नोटिस आएगी कि साहब ऐसा ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है, इस संबंध में आपको क्या कहना है। अपीलेट अथॉरिटी भी 30 दिन के अंदर उसके अपील को डिस्पोजल कर देंगे। अगर आवेदक उनके आदेश से भी एग्रीव्ड है अथवा अपीलेट अथॉरिटी 30 दिन के अंदर में आवेदन का डिस्पोजल नहीं किए हैं, तो वो द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जो होता है वहां पर अपील फाइल कर सकता है। अपीलेट अथॉरिटी सब आवेदक के आवेदन पर आपको नोटिस कर सकती है, प्रथम अपीलीय प्राधिकार को नोटिस कर सकती है, और अपीलेट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट की लगभग सारी पावर प्राप्त है कि वो किसी को समन कर सकती है, किसी को बुला सकती है, किसी से पूछताछ कर सकती है, किसी का लिखित बयान ले सकती है, किसी का मौखिक बयान ले सकती है। और अपीलेट अथॉरिटी को आपके आदेश के विरुद्ध या आपने सूचना नहीं दिया है उसके विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार है। और अगर अपीलेट अथॉरिटी, ये द्वितीय राज्य सूचना आयोग यह पाता है कि आपने जानबूझकर सूचना गलत दिया है या आपने जानबूझकर सूचना 30 दिन के अंदर नहीं दिया है या आपने सूचना 30 दिन के बाद दिया है, तो उसको पावर है कि आपको जितना लेट सूचना आपने दिया है उतना दिन का, प्रत्येक दिन का 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पर कॉस्ट कर सकता है, जो मैक्सिमम 25,000 तक है। कहने का मतलब ये है कि अगर 30 दिन के अंदर में आपने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया तो अपीलेट अथॉरिटी मैक्सिमम 25,000 रुपया अथवा जितने दिन आपने लेट किया है तो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से आप पर कॉस्ट कर सकती है। हो गया 40 मिनट का।
अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि लोक सूचना पदाधिकारी और सहायक लोक सूचना पदाधिकारी में क्या अंतर है। सहायक लोक सूचना पदाधिकारी की जवाबदेही सूचना देने की नहीं है, सूचना देने की जवाबदेही लोक सूचना पदाधिकारी की है। सहायक लोक सूचना पदाधिकारी की जवाबदेही केवल इतना है कि वो सूचना प्राप्त कर लेगा, उसको रिसीविंग दे देगा और आपको आपके सामने उस आवेदन को पुटअप कर देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोक सहायक लोक सूचना पदाधिकारी को भी आवेदन कर देते हैं, तो वो उस आवेदन को सहायक लोक सूचना पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ पुटअप करेगा और उसमें 5 दिन और आपको समय मिलता है। माने उसका आप जवाब उसका आप सूचना 35 दिन के अंदर में आवेदक को देंगे। यही लोक सूचना पदाधिकारी और सूचना पदाधिकारी में अंतर है। हम अब आपको बता रहे हैं कि नकल कैसे प्राप्त किया जा सकता है और नकल कौन कौन से अभिलेख का आप नकल दे सकते हैं। तो नकल का एकमात्र चीज है कि कोई भी अभिलेख हो जिस पर क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर पास होता है या ऑर्डर पास होता है, उसकी नकल हम लोग किसी भी व्यक्ति को, चूंकि वो लोक कागजात होता है, माने सभी के लिए वो कागजात होती है, तो उसका नकल हम लोग किसी भी व्यक्ति को अगर वो नकल अप्लाई करेगा, बताते हैं कैसे करेगा, नकल अप्लाई करेगा तो उसको हम लोग नकल देंगे। कागजात में केवल अभिलेख जो जिस कार्यालय में हो, वो केवल अभिलेख जिस पर आदेश होता हो उसी का नकल हम लोग देते हैं। अब क्या है तो नकल अप्लाई कैसे करेगा, तो हम अपना ही उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग एएसओ हैं, एएसओ के कार्यालय में आया कोई अभिलेख खुला, किसी ने आपत्ति दायर किया कि साहब ये चीज जो है, ये जमीन हमारा है और ये फलना के नाम से कर दिया गया है, तो अभिलेख खुलता है, उसको हम लोग उस पार्टी को नोटिस करते हैं, बुलाते हैं, उसको सुनते हैं, उसको सारी चीज को अभिलेखबद्ध करते हैं, उसमें ऑर्डर पास करते हैं, वो जो कागजात देता है उसको हम लोग लगाते हैं, जो दूसरा पार्टी कागजात देता है उसको लगाते हैं, फिर हम लोग दोनों को सुनकर ऑर्डर पास करते हैं। ऑर्डर पास करने के बाद में आपको बताया गया होगा कि तरमीम होता है, फिर नक्शा का सुधार होता है, उसका आरओआर का सुधार होता है, और वो सारी चीज हम लोगों के अभिलेख में ऑर्डर शीट में आता है। यही अभिलेख हम लोगों का है जिसका हम लोगों को नकल देना है। तो नकल लेने के लिए आवेदक एक फॉर्म होता है और उसको हिंदी में चिरकुट बोलते हैं, उस पर वो 5 रुपये का स्टैंप लगता है। वो 5 रुपये के स्टैंप लगाकर उस फॉर्म को, जिसको चिरकुट कहते हैं, संबंधित कार्यालय में फाइल करेगा। उसमें वो लिखेगा कि हमको किस चीज का नकल चाहिए। अब मान लीजिए कि हम अभिलेख में कहेगा कि हमको इंटायर ऑर्डर शीट का दे दीजिए, तो आपको इंटायर ऑर्डर शीट का नकल देना होगा। अगर लिखेगा कि इस डेट का ही हमको केवल ऑर्डर शीट दीजिए, तो केवल उस डेट का ऑर्डर देगा। कहेगा कि हमको इंटायर रिकॉर्ड का नकल दीजिए, तो उस रिकॉर्ड में जितना चीज लगा हुआ है, जो भी कागज उसने अगला पार्टी ने दिया है, दूसरे पार्टी ने दिया है, तो हम लोग उसको ऑर्डर शीट के साथ इंटायर कागजात का नकल देंगे। अब रही बात कि वो तो 5 रुपए के स्टैंप पर हम लोगों को दिया कि भाई आप हमको नकल दीजिए, और 5 रुपये का मतलब हुआ कि 1 पेज। माने नॉर्मली ये हर जगह का रूल अलग अलग है, 1 पेज 2 पेज ये होता है। लेकिन अगर 1 पेज या 2 पेज से ज्यादा हो तो हम लोग वहां पर, हमारे यहाँ एक स्टैंप रिपोर्टर होते हैं, वो रिपोर्ट करेंगे कि साहब ये 20 पेज है और 20 पेज का इसका जो कॉस्ट होता है ये 20 रुपया होता है या 40 रुपया होता है, वहां निर्धारित होता है। वो उतना का
स्टैम्प आवेदक से मांगेंगे कि साहब आपका ये 20 पेज का नकल है, आप इतना स्टैम्प जमा कर दीजिए, फिर आपको नकल मिलेगा। तब वो उतना स्टैम्प जमा करते हैं, तब उनको हम लोग नकल को देते हैं। नकल देने के लिए आप हमारे स्टाफ जो हैं, जो हमारे सेक्शन अफसर होते हैं या बड़ा बाबू होते हैं या जो हमारे क्लर्क होते हैं, वो ये फॉरवर्ड करते हैं, वो दस्तखत करते हैं, तुलना करते हैं, दस्तखत करके तुलना करके मोहर लगा के उनको सारी चीज वही आज के, पहले तो हाथ से लिखा जाता था हर पेज का हर चीज का, लेकिन आज के डेट में उसी पूरे ऑर्डर शीट को ही या पूरे रिकॉर्ड को ही फोटो स्टेट कराकर, जितना वो मांगता है उसका फोटो स्टेट कराकर उसको तुलना करके उस पर ये क्लर्क भी दस्तखत करेंगे और जो नकल निर्गत करेंगे बड़ा बाबू या सेक्शन अफसर, वो दस्तखत करेंगे और तब उसको दिया जाएगा। नकल बिल्कुल वही चीज होगा जो हमारे पास है, और उसमें एक लाइन भी क ख और च कमा हलंत तक भी उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। नकल के संबंध में समझ गए? अब पूछिए आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछनी है। हाथ उठाइए, हम फिर बोलते हैं। हाँ सरवर जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि कोई भी जो भी, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सर, जो भी अगर हमसे मांगेंगे वो रिपोर्ट, तो उनको कितने दिनों में हम लोग कितने दिनों में, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप। सर आपकी नहीं आ रही सर। हमारी आवाज नहीं जा रही है। हेलो, आवाज जा रही है? हमारी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, इनसे फिर से और अगला, और कोई बोलिए, हाथ उठाइए। राजकमल जी। सर लोक सूचना अधिनियम 2006 के तहत हमारे यहाँ भी आवेदक जो है भूमि संबंधित विवाद को लेकर संबंधित शिविर में आवेदन करेगा, ठीक है, उस स्थिति में मैं उसे कैसे सूचना निर्गत करूंगा? आपके यहाँ से सूचना वो क्या मांगेगा? जो सूचना वो मांगेगा, बता रहे हैं वो कुछ आपके यहाँ से वो सूचना जो भी मांगेगा तो आपके कार्यालय में ही उपलब्ध होगा। जैसे सूचना मांगेगा कि फलना गांव में ये कितना तारीख से आपने एथी शुरू किया है, सर्वे शुरू किया है, ठीक है, किस तवार का काम कब खत्म हुआ है, कब हुआ है। आज के डेट में तो अभी शुरू में तो यही मांगेगा। या फिर सूचना मांगेगा कि ये प्लॉट नंबर हमारा 5 था और ये प्लॉट नंबर हमारे 5 को, हमारे जमीन को किसी राम कुमार के नाम से कर दिया गया है। ये तो आप उसको दीजिएगा ना भाई कि हम प्लॉट नंबर 5 राम कुमार के नाम से किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो वो तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, उसका फोटोकॉपी करा के दे दीजिएगा। ठीक है, एक और है सर। हाँ बोलिए। इस समय हमारा डिजिग्नेशन जो है सर, वो क्या शिविर प्रभारी का रहेगा या एओसओ का रहेगा कि लोक सूचना पदाधिकारी का रहेगा? तीनों डिजाइनेशन रहेगा आपका। तीनों रहेगा? हाँ। ऑब्लिक करके रहेगा सर? वो रहता ही है, जिस अब चूंकि शिविर का हेड आप हैं तो शिविर प्रभारी आप हैं जी, एएसओ हैं तो आप एएसओ है ही जी, और जो अपना कार्यालय का हेड होता है वही लगभग लोक सूचना पदाधिकारी होता है। तो ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ओके। रितु शुक्ला जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने बताया ना कि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना जो 48 घंटे में देना है, सर वो क्या है, मतलब किस प्रकार का सूचना? आपका मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार ही जीवन और स्वतंत्रता की सूचना है। ओके सर। हरिशंकर जी। यस सर। सर ये जो अनपढ़ आवेदक अगर सूचना मांगता है तो उस पर थोड़ा फोकस कर देंगे।
बात समझ नहीं आया। अनपढ़ आवेदक सूचना मांगता है तो आपको उसको मदद करना है, यही मान के चलिए। अब कैसे मदद करना है? मान लीजिए कोई लिखने वाला नहीं है तो आप ही उसका प्रपत्र का भर दीजिए। जो मांग रहा है सूचना, वो सूचना जो मांगा जाता है, सूचना के कॉलम में मांगी गई सूचना, वो जो कह रहा है उसको लिखकर, और आप अपने से लिखकर अपने ही कार्रवाई कर दीजिए। यही उसका उनको पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड पूरी आप गाइडलाइन करना है। थैंक यू सर। संजीत जी, सुजीत जी। सर आप जो ये बोले हैं कि सर जैसे कि कोई सूचना को अगर किसी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है सर, जैसे हमारे द्वारा किसी को ट्रांसफर किया जाएगा सर, है ना, तो हमको आवेदक को भी सर सूचना देना पड़ेगा कि हमने आपके आवेदन को उस प्राधिकारी के पास ट्रांसफर कर दिया है, तो उनको सर किस प्रपत्र के माध्यम से सर हम करेंगे? प्रपत्र घ में सूचना जाती है। हाँ में सर। हाँ सर, थैंक यू सर। निखिल जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर आप ये पूछना था, जैसा आपने बोला था कि अगर हम लोग बाय द वे उसको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो उस केस में आपने बोला था जैसे 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपका जो भी है वो मतलब कटता जाएगा, मतलब आपको, तो वो क्या वो सैलरी से कटेगा या मतलब हम लोग को देना होगा? मतलब मान लीजिए किसी कारणवश लेट होता है या मतलब उस हिसाब से वो जब राज्य सूचना आयोग आदेश करेगा ना तो आपको सैलरी से ही कट जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। और एक और सवाल था सर मेरा। बोलिए बोलिए बोलिए। गौरव जी। सर एक मेरा 2 सवाल है सर। मेरा पहला क्वेश्चन सर, अपीलेट अथॉरिटी का सर मतलब थोड़ा एक बार बोलते सर, समझ में। अपीलेट अथॉरिटी हम लोगों का 2 है। एएसओ का हम लोग अपने पर ही लेके चले, दूसरे को। हाँ सर, हाँ सर, जी सर, जी सर। क्या आप लोगों का भी यही राय होना चाहिए? हाँ सर, हमारे मान लीजिए हम ही लोग ऊपर। हाँ, हम लोगों के अपीलेट अथॉरिटी है आपको डीएम माने बंदोबस्त पदाधिकारी। जी सर। ठीक है, प्रथम अपीलेट है। अच्छा सर। द्वितीय अपीलेट होता है राज्य में, राज्य सूचना आयोग कहलाता है। अच्छा सर। ठीक है, प्रथम अपीलेट जो है 29 दिन के अंदर में ही उसको भी डिस्पोजल करना है। जो आपको पावर है वही मोटा मोटी उसको पावर है। ये अंतर केवल ये है कि अपीलेट अथॉरिटी है सर। जो अपील करेगा वो तो सर जो मतलब पक्ष 2 है जो हमसे मांगा था वो करेगा। थर्ड मतलब पक्ष 3 जो हुए हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी, उनसे करेंगे या डीएम से करेंगे? पक्ष 3 तब न आएगा जब आपसे नहीं मांगा है सूचना, आपके मुख्यालय से मांगा है सूचना। आप तो शिविर में है मान के चलिए। जी सर। आप तो शिविर में है तो आप तो प्रथम पक्ष है ना। हाँ सर। पक्ष 2 कौन हुआ सर इसमें जो मांग रहा है? जो मांग रहा है। अब पक्ष 3 जो हमारे मुख्यालय से मांगेंगे वो हुआ, मतलब मुख्यालय हुआ हमारा पक्ष 3। जब मुख्यालय से मांगेगा सूचना जी तो प्रथम पक्ष हो गया मुख्यालय। अच्छा सर। द्वितीय पक्ष हो गया आवेदक। जी सर। और तृतीय पक्ष हो गया आप। अच्छा, उस समय उस केस में तृतीय पक्ष हम होंगे। हाँ। और सर ये जो सर नकल का जो प्रति हाँ अरे काट कहे देते हैं भाई, सब कुछ सुनिए। अच्छा चलिए ना। अंजनी कुमार का कहाँ हुआ सर? हेलो। हाँ अंजनी जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा 2 क्वेश्चन था सर। अगर हमने मतलब सूचना के अधिकार के तहत मांगा है सर, सूचना के अधिकार तहत मांगा है पहले, फिर प्रायर जहाँ ऑफिस में था वहां मांगा है, उसके बाद सर हम फिर प्रथम अपील में गया, हायर अथॉरिटी को लिखा है सर, उसके बाद भी नहीं मिलता है तो हम सर राज्य लेवल पे गया सर, उसके बाद सर क्या करना पड़ेगा? अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो सर? निश्चित रूप से मिलेगा। जब राज्य आयोग में चला गया तो राज्य आयोग तो सूचना दिलवा देगा सर। दो लेवल पर नहीं वो तो 2 लेवल पर मिला नहीं मिला वो अब उसको भूल जाइए। अब तो चले आए आप स्टेट में, तो राज्य लेवल में यही है कि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन गारंटी के साथ सूचना मिलता है। अगर सर इस बीच में जितना दिन में मतलब अप्लाई करना था सर नहीं कर पाए, हम ज्यादा दिन टाइम लेके फिर मतलब नेक्स्ट राज्य लेवल में अप्लाई किए सर, तो उस टाइम में क्या हो? तो राज्य सूचना आयोग को पावर है आपको लिमिटेशन को कंट्रोल करने का। 90 दिन का उसका है लिमिटेशन, माने 90 दिन के अंदर में आपको वहां कर देना है।
प्रथम सर दूसरा बोलिए बोलिए। सर दूसरा था सर इससे नकल से संबंधित सर। हाँ बोलिए। नकल से संबंधित मैंने जैसे मतलब अंचल अधिकारी के पास मैंने नकल मांगने गया, वो ना तो हमको रिसीविंग दिया सर, ना 30 दिन में नकल दिया, फिर हम एसडीएम लेवल तक भी गया सर, उसके बावजूद भी नहीं दिया सर वो। नकल का नियम जो है 7 दिन के अंदर देना है, वो नकल वाला अलग चीज है। नकल 30 दिन में नहीं मिलता है, और नकल के लिए रिसीविंग नहीं मिलता है। वो जो आप चिरकुट अप्लाई करते हैं ना, एक फॉर्म मिला होगा जिस पर टिकट साट के आपने अप्लाई किया होगा, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया सर। नहीं दिया गया आपको, तो नहीं दिया गया तो उसका रास्ता एसडीओ के पास आप गए सर, फिर भी नहीं मिला। नहीं सर। तो अभी आज के डेट में ये चीज तो आपको हम क्या बताएं, ये तो इस सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन बता देते हैं आपको। लोक सूचना पदाधिकारी, ये लोक जन शिकायत पदाधिकारी वहां बैठते हैं, अनुमंडल में भी और जिला में भी। ये सारी कंप्लेन आप उनके यहाँ कर देते कि साहब ऐसा ऐसा है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़िए। ईशा मनोबल। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि लोक सूचना पदाधिकारी और सहायक सूचना पदाधिकारी दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपने बताया था वो दोबारा से एक बार बता दीजिए। ऐसे इसको थोड़ा मान के चलो कि लोक सूचना पदाधिकारी बाबू तुम हो एएसओ, और तुम्हारा जो बड़ा बाबू है वो सहायक लोक सूचना पदाधिकारी है जी। अब बात समझ में आई जी। सीधे सीधे यही मान के चलो। अब चूंकि हम अपने लेवल पर बात कर रहे हैं, जो हम लोगों का जो काम है उस पर हम बात कर रहे हैं जी। अब बात समझ में आ गई होगी जी। दोनों में अंतर क्या है। जी बिल्कुल जी, थैंक यू। कौन और कोई है? ये चलिए अख्तर भाई बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने कहा शुरू में ही कि आज़ादी से पूर्व या एनीवे आज़ादी के बाद और सब देशों में आया, उसी तरह से हमारे भारत में पहला डिमांड किनके द्वारा किया गया और कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपको पता है ना 1975 में आरटीआई हम बता रहे हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय राजनारायण करके हुआ था, जो 1977 में उनको संभवतः हराए भी थे या क्या था उतना हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे ही कुछ था। तो उन्होंने ही केस किया था। सर मैं एक छोटा सा सूचना, अगर मैं परमिशन हो सर, परमिशन हो तो मेरे पास एक छोटा सूचना मैं दे दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ कि अरुणा राय सर राजस्थान की रहने वाली थी। मजदूर किसान संगठन 1990 में पहला ये संगठन तैयार किया था, उनके द्वारा ये डिमांड रखा गया था और इस पर अमल करते हुए 1997 एसडी सॉरी का गठन किया गया। उनके बाद जहां तक सर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के पास इसको लागू किया गया, 12/10/2005 को। भाई तो 2005 को तो लागू किया गया, 12 अक्टूबर को। जी सर 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। जी सर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन वर्तमान में उस पे भी सर लागू होगा। लेकिन इसका सर इसका अगर नींव देखा जाए तो अरुणा राय को ही भारत में दिया जा रहा है, जो अभी भी डिमांड वो कर रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। इसके विरुद्ध भी एक अधिकार है सर जो उनके विरुद्ध में चलता है कि इस एक्ट के लिए जो 2002 में लाया गया था, आपका कानून को खत्म करने के लिए। आपका जानकारी 1990 से है, हम 1975 की बात बता रहे हैं। तो पहले कौन हुआ नहीं हुआ इस पर मत जाइए। 1975 से जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसी के बाद से शुरू हुआ, ठीक है। तो अरुणा राय तो बहुत बाद में आई। सर चलिए अच्छा, नकल में जो है फी का निर्धारण सर, नकल में जो है फी का निर्धारण 2 तरह से होता है सर। एक, अगर रजिस्ट्री ऑफिस करती है तो उसका 20 रुपए प्रति फी है, और सिविल में जाते हैं सर 1 रुपए 50 पैसे प्रति फी लिया जाता है। जो सिविल न्यायालय में होता है वो 1 रुपए 50 पैसे है। और सर
भाई हम तो आपको बताए थे कि हर जगह का रेट अलग अलग है क्या सर, ऐसा है कुछ? नहीं, हर जगह का रेट अलग है। आपका सर, ऑफिस में हो सकता है कि मुंगेर में रेट कुछ अलग हो, पटना में रेट कुछ अलग हो, यही बंदोबस्त कार्यालय में ही। नहीं सर, तो इसलिए निबंधन तो कार्यालय का सर, निबंधन कार्यालय का जो एक्ट है 1908 सर, निबंधन कार्यालय का जो एक्ट सर 1908 है, उसके बाद उसमें दिया हुआ है कि निबंधन शुल्क निबंधन महानिरीक्षक जो है वो शुल्क तय किया, जो कि 20 रुपए अभी वर्तमान में पर पेज लिया जा रहा है। और वही चीज सिविल के एक्ट में क्लियरली है कि 1 रुपए पहले 75 पैसे था, उसको संशोधित करते अरे हुए भैया 1 रुपए 50 पैसे वर्तमान में हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब के यहाँ भी यही रेट लिया जाता है और सिविल न्यायालय में। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से नहीं आता है, ये इंडियन स्टैंप शुल्क में ये आता है, ये बिहार स्टैंप शुल्क में आता है। सर ये चीज जो है रजिस्ट्री ऑफिस में अलग है, सिविल कोर्ट में अलग है, हाई कोर्ट में अलग है, हमारा क्या नाम है पटना कलेक्ट्रेट में अलग है, शेखपुरा कलेक्ट्रेट में अलग है। तो इसलिए ही हम बताए थे कि हर जगह इसका अलग अलग है। तो जहाँ जो नियम लागू होता है, अगर 1.5 रुपया है तो 1.5 रुपया, कहीं 5 रुपया। आप पटना सिविल कोर्ट में जाइए, यहाँ 5 रुपया लेता है पर कॉपी। हाई कोर्ट में जाइए, यहाँ 10 रुपये पर कॉपी लेता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, ठीक ओके सर, ठीक ओके। नेक्स्ट कौन? शिल्पी तो बात की थी ना। हाँ शिल्पी प्रिया जी बोलिए। हाँ सर, ये पूछ रही थी मैं कि अगर कोई आवेदक सूचना मांगता है तो एक पक्ष से दूसरा पक्ष से, तो फिर दूसरा पक्ष अगर तीसरे पक्ष से कांटेक्ट करता है तो कितने दिनों के अंदर तीसरे पक्ष को हम लोग मांगेंगे दूसरा पक्ष? 40 दिन के अंदर, अगर तीसरा पक्ष का मामला है तब। हाँ सर, तीसरा पक्ष का मामला हो तो। आप पहले तीसरा पक्ष समझ गई कि क्या है? यस सर, अगर कोई मान लीजिए कि आवेदक है, उसको मुख्यालय से कोई सूचना मांगना है, ठीक है, और वो मुख्यालय को शिविर से सूचना लेना है। हाँ बिल्कुल। मुख्यालय जो है शिविर को कितने दिनों में सूचना देगा? — 40 दिन। सर टोटल तो आवेदक जो है वो सूचना 30 दिनों के अंदर देना है ना सर हमको? नहीं, जब तीसरा पक्ष से सूचना मांगेगा तो उसमें 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता है ना सर। 10 दिन एक्स्ट्रा? हाँ 10 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। थैंक यू सर। कौन है और कोई? कौन है ये? छावी जी। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मैं छवि बात कर रही हूँ। अच्छा। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि ये सहायक लोक सूचना अधिकारी से भी सूचना मांगा जा सकता है क्या? हाँ मांगा जा सकता है। तो उस केस में मतलब क्या होगा सर? वो मैं सुन नहीं पाई थी। उसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है, मैंने 30+5। हाँ 30+5। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? कौन है? बोलिए रेडमी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर आप पिंटू कुमार बोल रहा हूँ सर। पिंटू कुमार? यस सर। आपका नाम में रेडमी आ रहा है भाई, आपका मोबाइल का नाम आ जा रहा है। बोलिए पिंटू जी। सर बोल रहे थे जैसे मोटेशन वगैरह ये सब नहीं होता है सीओ साहब के यहाँ, तो पीजीआरओ साहब के यहाँ अपील किया जाता है सर। ठीक है। तो ऐसा कोई कार्य है जो हम लोग के यहाँ दिन नहीं होगा तो वो पीजीआरओ सर के यहाँ जा सकता है? पीजीआरओ के यहाँ कोई कार्य के लिए आप उसको तंग कर रहे हैं, आप उससे नहीं मिल रहे हैं, आपसे उससे नहीं बात कर रहे हैं, आप उसका काम नहीं कर रहे हैं, गलत है सही है वो उसको छोड़ दीजिए, वो जा सकता है। किसी को जाने से मतलब हम लोग से ऑफिस के संबंधित वो जा सकता है पीजीआरओ में लोक जन शिकायत में? बिल्कुल जा सकता है, किसी को जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। अच्छा सर, वही जानकारी लेना चाहते थे। नहीं रोक सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और कोई? बोलिए।
ऋषिराज जी बोलिए। हाँ जी सर, एक ये है कि हर एक ये आरटीआई के लिए आप जो ऑफिसर बताए थे लोक सूचना अधिकारी, हर एक डिपार्टमेंट में एक ही होते हैं या फिर इनकी कोई लिमिट होती है? नहीं नहीं, हर डिपार्टमेंट में नहीं, हर कार्यालय में एक होते हैं। सपोज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो उसके 20 ऑफिस है, तो 20 ऑफिस में होंगे वो? अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है तो उसका मुख्यालय तो सचिवालय है। ओके। तो सचिवालय में तो एक होंगे ही। अब उसका जितना भी ब्रांच होगा वहां पर मान लीजिए कि आपके किसी भी अंचल में होगा, वहां पर उसका जो विभाग होगा उसका हेड होगा वो ये लोक सूचना पदाधिकारी होगा। आपका रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स विभाग है, ठीक है, आपका विभाग यही है ना? हाँ जी। इसका तो पूरा जितना भी 534 अंचल है हम लोगों के, तो 534 सीओ हमारे ये लोक सूचना पदाधिकारी है ना। ओके। हमारे जितने भी शिविर हैं और शिविर और क्या नाम है, जिला मुख्यालय है बंदोबस्त का, वो तो सब हमारे लोक सूचना पदाधिकारी है ना। समझे? ओके सर। हाँ, एक और क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सपोज हमें कोई किसी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है और कोई पर्टिकुलर पर्सन से लेनी है, और वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा था, इन एनी हाउ किसी केस में वो नहीं दे रहा है हमें, और वो जो हमें लिमिट है, टाइम बाउंड है, वो उसको क्रॉस करता है। सपोज वी हैव 30 डेज का लिमिट है और वो उसको क्रॉस करता है, वो उसके टाइम के अंदर नहीं देता है, और इवन वो एक्स्ट्रा टाइम भी लेता है और नहीं देता है, मतलब किसी केस में देता ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आप 30 दिन में अगर सूचना आपको नहीं मिलती है तो 31 दिन में ही अपीलेट अथॉरिटी में चल जाइए, प्रथम अपील में। नहीं, ये तो अप्लीकेंट के केस में हो गया सर। सपोज मैं अपने स्तर पे किसी थर्ड पर, जो आप बताए कि किसी दूसरे ऑफिस से रिलेटेड है, आप उसको नोटिफाई करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रपत्र में, ठीक है, और उस ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है आपको। अब आपने जब आपने सूचना उसको ट्रांसफर कर दिया तो आपका हेडेक खत्म हो गया, आपसे क्या लेना देना है? अब वो समझेगा। आपने तो सूचना ट्रांसफर करके उसको सूचना दे दी कि साहब ये हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है, हमने आपकी सूचना को आप जिस संबंधित कार्यालय का था वहां ट्रांसफर कर दिया है, आप वहां से संपर्क कीजिए, आपका कहानी खत्म हो गया, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, थैंक यू कहाँ पर? हाँ बोलिए इसके भारती जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि यदि हम किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं या कोई हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है आरटीआई के द्वारा, तो क्या हम संबंधित को सूचना करने के उपरांत देंगे या ऑफिस से डायरेक्ट हम दे सकते हैं उसको अपना सूचना? किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। तो सर सूचना का अधिकार से यदि वो सूचना मांगता है तो उस संबंध में उसको क्या जवाब देंगे? आपको पर्सनल, उसमें रूल है कि आपको देना नहीं है किसी भी व्यक्ति का पर्सनल सूचना। तो सर जो सूचना का अधिकार से मांग किया है तो उसको हम किस प्रपत्र में इस तरह का जवाब देंगे? आप सीधा जवाब देंगे, इसमें प्रपत्र की जरूरत नहीं है, किसी उसको कोड कर दीजिएगा कि इसमें किसी के व्यक्तिगत जानकारी नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती। सर व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या चीज आ सकता है? अब आपसे संबंधित जो भी जानकारी है, आपके कितने लड़के हैं, आपकी शादी कितनी है, आपकी ग्रेजुएशन कितना है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आपका सैलरी कितना है, आपका कितना जमीन है, आपका कितना बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज व्यक्तिगत जानकारी होती है। तो सर क्या किसी का इसे खेत का खसरा नंबर या खाता नंबर जो मांग सकता है वो भी व्यक्तिगत जानकारी आ सकता है? तो दूसरे का जो खेत का खसरा नंबर का ये खाता नंबर मांगेगा उसको जानकारी आपको नहीं देनी, उसको केवल अपने खेत और खसरा का जानकारी देना है। जी थैंक यू। हाँ। इसमें कोई है और? बोलिए भव्य जी। ये नहीं भव्य जी। हाँ भव्य जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा था कि अभी इससे पहले जो सेशन हुआ था उस सेशन में बोले थे कि कुछ सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट वाले सेशन के ट्रेनर दे देंगे, तो क्या आपसे पूछ सकते हैं पहले तो कुछ सवाल उसके? कौन सब्जेक्ट का सवाल था हमको जानकारी नहीं है भाई।
कौन सब्जेक्ट का सर था? थोड़ी देर पहले जो सर ऑफिस पर्सनल की ट्रेनिंग हो रही थी ना एडमिन में। अच्छा अच्छा, तो वो तो जवाब वही देंगे। उसमें सर कुछ चीज नहीं, अच्छा नहीं, वो ये कह के चले गए कि आगे वाले सेशन कवर करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हम आपको जानकारी लेके बता देते हैं, रहिए ऑफलाइन। भाग्य नारायण जी। हाँ, उसमें सर ऐसा था कि जैसे हेलो जी। हाँ बोलिए भाग्य नारायण जी। सर ये लोक सूचना पदाधिकारी और सूचना पदाधिकारी में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? और दोनों का कार्य जो होगा, दोनों जो सूचना देंगे उनका डिफरेंस कितना दिन का होगा सर? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों 30 दिन के अंदर में देना है। दोनों सेम है भाई, लोक सूचना पदाधिकारी या सूचना पदाधिकारी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़िए। इसमें और कोई? कोई है इसमें और जिनको क्वेश्चन पूछना है? उससे क्या हो गया, तो रोक देंगे, और जो जवाब है दे देने। अब बोलिए गोपाल जी। हेलो हेलो जी सर, मेरा सर पता नहीं क्या है, हमको कभी अनम्यूट ही नहीं किया जाता, हम कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते हैं कभी। पूछिए तो सर नहीं, आज की नहीं, हमेशा में कभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो पता नहीं मेरा लास्ट में है, ये क्या है, हमको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। अच्छा अच्छा, तब चलिए भाई, आज तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। जी, तो ये अभी नहीं, ये मेरा एक कंप्लेन था। अच्छा ठीक है, इसको हम कंप्लेन को दिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, जो आम सूचना ब्यूरो के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आम सूचना ब्यूरो लोक सूचना एथी में कहाँ है? नहीं, आपने बताया था ना जो ये इसका नहीं देना है, तो आप अभी इससे पहले डिस्कस किए थे। अच्छा, जो जिनको सूचना नहीं देना है, जिस सब्जेक्ट का सूचना नहीं देना है, ये जानते हैं कि किस किस चीज का सूचना नहीं देना है, तो उसमें आपको बताए थे 18 विभाग है जी। तो उसको फिर से हम रिपीट कर दें आपको? जी सर। अब उतना तो रिपीट करने में फिर सब लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू बॉस, आप लोगों का सेशन खत्म हो गया। सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए।